तो फाइनली इतने भयानक युद्ध के बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा बाहर आ गया था, जिसे कैप्चर करने के लिए जियान ने ये सब जाल बिछाया हुआ है। तो ये वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जियान पहली बार खुद से हॉल ऑफ सोल से फाइट करने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अब इससे पिछले वाले एपिसोड में 10,000 स्कॉर्पियन गेट की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जियान ने वूया का काम तमाम कर दिया था और हमारी जियान ने उस डीमन स्कॉर्पियन को पटक पटक के बिल्ली बना दिया था। और लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट कर रहे शेवायान की हालत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, और जिस वजह से शेशान उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को बुला लेता है, और जिसके बाद हमें फील होता है बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा। और ये पावर ओरिजिनेट हो रही थी 10,000 स्कॉर्पियन गेट के माउंटेन से। अब इस भयानक ऑरे की वजह से जो लोग नीचे फाइट कर रहे थे वो भी अपनी फाइट को रोक देते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि ऑरा किसका, इसलिए वो सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। इस ऑरे को सेंस करके कुछ दो हुआंग क्लास के एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा अगली एक्सप्रेशन दिखा रहे थे, क्योंकि इस ऑरे ने उनकी ऑलरेडी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। और ये पावर लगभग लिटिल फेई डॉक्टर और शेवायान जैसी लग रही थी। और बैटल के इस मूवमेंट में एक बड़े एक्सपर्ट का शामिल होना इस पूरी की पूरी बैटल का रुख बदल सकता है। तभी हमारा ध्यान जाता है शेवायान और लिटिल फेई डॉक्टर की फाइट में। अब एक और दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट का ऑरा फील करके ये फाइट भी पॉज हो जाती है। हम इस समय लिटिल फेई डॉक्टर और शेवायान दोनों के ऑरे को काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हुए देखते हैं, और इस समय ये भी समझ में आ जाता है कि पिछली फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल पर जा चुकी थी। हमारी शाओशियान की नजरें जाती है फिर उस ऑरे की डायरेक्शन में, और इस पावर को फील करके वो कहती है कि लगता है ये फाइनली अपने आप को शो करने वाला है। तभी पीछे से आवाज आती है शेवायान की, जो हंसते हुए कहता है स्काई पॉइजन वुमन, तुमने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट में एक कॉर्ड एलीट डोजोंग है। अब आज मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे जैसे दो लोगों से कैसे फाइट करती हो। लिटिल फेई डॉक्टर शेवायान को अपने आईज के कॉर्नर से देखने के बाद जियान पर नजर ले जाती है, और जब जियान शाओशियान की आंखों में देख के नॉड कर देता है तो लिटिल फेई डॉक्टर समझ जाती है कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब शाओशियान और जियान की आंखों ही आंखों में बात हो रही थी तभी एक ब्लैक कलर का फॉग 10,000 स्कॉर्पियन गेट से चारों तरफ फैलने लगता है। हम एक काले कलर के क्लाउड को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, और बस कुछ ही सेकंड्स में वो उनके सामने अपीयर हो चुका था। हम देखते हैं ब्लैक फिगर को जिसका पूरा का पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी अजीब सी आवाज में हंसते हुए कहता है कि शेवियान, ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम इस छोटी सी लड़की से डील नहीं कर पा रहे हो। अब इस ब्लैक फिगर की आवाज सुन के शेवियान एक सूखी हंसी के साथ कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं प्रोटेक्टर। हम शेवियान की इस टोन से ये भी समझ पाते हैं कि ये इस प्रोटेक्टर से बहुत ज्यादा डरता है। शेवियान कहता है कि ये पॉइजन सेक्ट की सेक्ट लीडर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, और ये बात को तो मैं भी एडमिट करता हूँ कि इतनी कम एज में स्टेज पे पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बैटल हमारे सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी आपको बुलाने के अलावा। ये सुन के वो प्रोटेक्टर हवा में और भी ऊपर चला जाता है। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि अगर तुम चाहते हो ये प्रोटेक्टर इंटरवीन करे तो मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मेरे रिवॉर्ड के बारे में भूल मत जाना। ये सुन के हम शेवायान का एक्सप्रेशन चेंज होता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दांती मीचते हुए कहता है कि प्रोटेक्टर टाई, आप चिंता मत करो, आपकी रिक्वायरमेंट का सारा सामान आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये सुन के प्रोटेक्टर टाई हाँ बोल देता है, और जिसके बाद हम उसकी डरावनी आंखों को चारों तरफ घूरते हुए देखते हैं, और इतने ज्यादा क्योटिक माहौल को देख के वो हंसने लगता है। तभी कई डार्क ब्लैक चेन्स पता नहीं कहां से बाहर आ जाती हैं और उसकी बॉडी को कवर कर लेती हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो प्रोटेक्टर टाई की तरफ देख के कहती है कि ये तो तुम ही हो। प्रोटेक्टर टाई लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख के कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। अब शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं, पर तुमने अपना डिसीजन अचानक से बदल दिया, और उसके बाद मेरे पास दूसरा पार्टनर ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये सुन के शाओशियान कहती है कि लेकिन तुम्हें इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। इस बात का आंसर करते हुए प्रोटेक्टर टाई कहता है ऐसी बात है क्या। प्रोटेक्टर टाई शेवाशियान की तरफ देख के कहता है कि तुम इसे डिले करो, मैं एक बार इन सारे पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की सोल कैप्चर कर लूं, उसके बाद मैं आके इसे कैप्चर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये कहने के बाद हम उसकी बॉडी से दो ब्लैक चेन्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की तरफ शूट हो जाती हैं। अब इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हवा में चीची का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। इन ब्लैक चेन्स को अपनी तरफ आते हुए देख कई एक्सपर्ट्स इन्हें डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन चेन्स के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस हो, क्योंकि वो हवा में टर्न होकर उन एक्सपर्ट्स का पीछा करने लगती थी। जिसके बाद वो दोनों चेन्स कई दोवांग एक्सपर्ट्स के चेस्ट को पेनिट्रेट कर देती हैं। फिर जब वो दोनों ब्लैक चेन्स वापस खींची जाती हैं तो हम देख पाते हैं दो दोवांग एक्सपर्ट्स की स्पिरिचुअल बॉडीज, जिन्हें वो दोनों ब्लैक चेन्स प्रोटेक्टर टाई की तरफ ले जा रही थी। प्रोटेक्टर टाई फटाक से इन दोनों सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि ऑर्डिनरी सोल्स मेरी कुछ ज्यादा काम नहीं आने वाली। अगर मिडिल रीजन में बिल टावर के बहुत ज्यादा डिसाइपल्स नहीं होते तो मैं अपना ये मिशन और भी ज्यादा तेजी से कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे उसे काफी ज्यादा अमाउंट की सोल्स को कैप्चर करने का मौका मिलता। और जब तक प्रोटेक्टर टाई खुद से ये बातें कर रहा था हमारा ध्यान जाता है उन पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स पे। अब वो इतने ज्यादा डर चुके थे कि वो अपने कैंप की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, क्योंकि एक दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करना तो अपनी मौत को बुलावा देना था। अगर वो लोग सब मिलके प्रोटेक्टर टाई के ऊपर हमला भी कर देते हैं उसके बाद भी वो प्रोटेक्टर टाई के बिल्कुल खरोच नहीं कर सकते थे। जियान काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ इस प्रोटेक्टर टाई को स्टडी कर रहा था। अब जिस तरीके से शेवायान कुत्तों की तरह इसके सामने अपनी दुम ला रहा है, जियान तो ये समझ ही गया था कि कम से कम प्रोटेक्टर बू के लेवल का बंदा है।
है। अब हालांकि इन दोनों की रैंक भले ही थोड़ी सी सेम हो, लेकिन जियान अपने परसेप्शन का यूज करके ये पता लगा पा रहा था कि ये प्रोटेक्टर टाइप प्रोटेक्टर वू से थोड़ा सा कमजोर है। अब चाहे ये कितना भी कमजोर हो, लेकिन एक जेन्युइन डाउजोंग लेवल के एक्सपर्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं आंका जा सकता, और खासकर हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से डील करना कोई छोटी बात नहीं है। अब क्योंकि जियान काफी ज्यादा गहरी नजरों से प्रोटेक्टर टाई को घूर रहा था, तो शेवायान को लगता है कि जियान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। वो एक सिनिस्टर तरीके से हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ लड़के, अब तुझे डर लग रहा है क्या? मैंने तो ये पहले ही कहा था कि आज पॉइजन सेक्ट नहीं बचने वाला, फिर चाहे वो कितनी भी हेल्प इकट्ठी कर लें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जियान इस नमूने को अपनी फूडी नजरों से भी नहीं देखता, वो बस एक मॉकिंग स्माइल पास करता है। तभी हमारा ध्यान जाता है शेशान पे, जो कि जियान की स्माइल को देख के बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गया था। वो जियान को एक सेविज स्माइल देने के बाद प्रोटेक्टर टाई से बड़े रेस्पेक्टफुली बोलता है, सर टाई, ये पॉइजन सेक्ट का एक एक्सपर्ट है और इसने हमारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कई 2 हुआंग एक्सपर्ट्स को मार दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे कैप्चर करने में मेरी मदद करो। अब क्योंकि जियान पॉइजन सेक्ट की एक आशा की किरण बन चुका था, इस वजह से पॉइजन सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स चिल्लाने लगते हैं कि मिस्टर यानशाओ जल्दी से यहाँ से भागो। तभी हमारा ध्यान जाता है प्रोटेक्टर टाई पे, जो कि जियान की तरफ एक ग्लैंस मार के बोलता है कि आजकल तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग बहुत ज्यादा यूजलेस हो रहे हैं, तुम एक 1 स्टार 2 हुआंग लेवल के बंदे को नहीं संभाल पा रहे हो। प्रोटेक्टर टाई की ये बात सुन के शेशान के फेस का एक्सप्रेशन लाल और नीला होने लगता है, लेकिन दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पे थी कि शेशान कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, और इस वजह से उसका सारा का सारा गुस्सा फोकस होता है जियान पे। अब खैर प्रोटेक्टर टाई भी इस मुद्दे पे ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। वो जियान की तरफ देख के अपनी एक फिंगर फ्लिक करता है, जिससे हम उसके बैक से एक ब्लैक चेन को जाते हुए देखते हैं, और ये चेन एक ब्लैक फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जाने लगती है। इस चेन को अपनी तरफ आते हुए देख जियान के फेस की वो कोल्ड स्माइल बिल्कुल भी डिसअपीयर नहीं होती। हम देखते हैं कि उसके पैरों के पास एक सिल्वर ग्लो हो रहा है, और नेक्स्ट ही मूवमेंट में जियान की कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं, और ये आफ्टर इमेजेस क्रिएट ही हुई थी तभी वो चेन वहाँ पे आ चुकी थी, और हमें एक ची की साउंड सुनाई देती है, और ये साउंड थी जियान की आफ्टर इमेजेस को हिट करने की। अब जियान को अपने अटैक को इस तरीके से डॉज करते हुए देख प्रोटेक्टर टाई भी सरप्राइज हो गया था। वो हंसते हुए एक बार फिर से चुटकी बजाता है, और हम देखते हैं कि वो ब्लैक चेन अपने आप एक स्नेक की तरह खड़ी हो गई थी, जिसके बाद वो एक लाइटनिंग स्पीड से जियान की तरफ शूट हो जाती है। ये देख के जियान की पूरी बॉडी एक सिल्वर ग्लो से कवर हो गई थी, और हम उसके हाथ में हैविजॉन रूलर को आते हुए देखते हैं। अब जियान एक स्ट्रेंज फुटवर्क का यूज करते हुए उन सारे के सारे चेन्स अटैक को डॉज कर रहा था। अब इस एक्सचेंज को दोनों साइड के कई एक्सपर्ट्स बहुत ध्यान से देख रहे थे, और जब वो लोग ये देखते हैं कि एक दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट से जियान खुद को इतनी देर तक डिफेंड कर सकता है, तो उनके फेस पे एक स्टन्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे शेशान का एक्सप्रेशन तो और भी ज्यादा ग्लूमी होता जा रहा था। जियान को अपने चंगुल से इस तरीके से बाहर निकलते हुए देख प्रोटेक्टर टाई का फेस भी काफी ज्यादा अगली हो गया था, क्योंकि प्रोटेक्टर टाई के इस अटैक से एक पीक लेवल का 2 हुआंग एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो सकता है। लेकिन ये छोटा सा लड़का उसके अटैक को इजीली डॉज कर पा रहा था। वो कहता है कि बहुत अच्छे लड़के, लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी मैं कहूँ कि तू अपने से ऊपर लेवल के एक्सपर्ट को कैसे मार सकता है, तेरे पास सच में कुछ एबिलिटीज हैं। इस समय प्रोटेक्टर टाई गुस्से की वजह से हंसने लगा था। वो फटाक से अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है, जिससे प्रोटेक्टर टाई की बॉडी से लिपटी हुई चेन्स अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करने लगती हैं, और फाइनली अब 7 चेन्स बाहर आ चुकी थी, जिसके बाद वो प्रोटेक्टर टाई के एक इशारे पे एक दूसरे में इंटरवाइन हो जाती हैं, और जियान की तरफ एक एनाकोंडा की तरह आने लगती हैं। प्रोटेक्टर टाई कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे भागता है। इस समय प्रोटेक्टर टाई जियान को लेके काफी ज्यादा सनक गया था। जब वो चेन्स जियान के पास में आती हैं, तो अचानक ही वो अपनी फॉर्म को चेंज करके एक नेट के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, मतलब कि एक मछली पकड़ने वाले जाल के फॉर्म में। अब यहाँ पे जियान के पास बस इस अटैक को रेजिस्ट करने का ही ऑप्शन बचा हुआ था। इस चीज को देख के कई पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट काफी ज्यादा सैड फील करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब कोई भी 2 हुआंग लेवल का एक्सपर्ट 2 जोंग से टकराता है, तो फिर रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जियान भी यहाँ पे यूजलेस स्ट्रगल को करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो सारी की सारी चेन से नहीं बच सकता, लेकिन जो भी चेन्स उसके पास आ रही थी वो उन्हें डॉज करने की पूरी कोशिश करता है। जियान को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा सैड हो गए थे, लेकिन उनकी कंडीशन भी काफी ज्यादा हेल्पलेस थी, क्योंकि जब से ये 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट इस बैटल में एंटर हुआ था, तब से सारे पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स का मोरल काफी ज्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लिटिल फेई डॉक्टर बस 1-2 जोंग को संभाल सकती है, और कहीं ये लोग दोनों मिलकर उससे फाइट करने लगे तो उसका हारना लगभग तय हो जाएगा, और उसके बाद जो पॉइजन सेक्ट का होगा वो तो किसी से छिपा नहीं है। जियान को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख शेशान काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो अभी से इमेजिन कर पा रहा था कि जियान की डेड बॉडी ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं जियान के सामने का सीन, और अब उसके सामने एक बड़ी सी ब्लैक कलर की चेन आ चुकी थी, और शायद जियान इस चेन को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता था। इस समय पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की एकदम हार्ट बीट रुक गई थी, लेकिन जब ये चेन जियान को लगने ही वाली थी, तभी जियान के आगे का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, और जो चेन जियान को लगने वाली थी वो भी अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके बाद वो जियान की बॉडी से साइड से निकल जाती है। और इस सीन को विटनेस करने के बाद पूरा का पूरा बैटलफील्ड एकदम साइलेंट मोड पे चला गया था। प्रोटेक्टर टाई भी समझ गया था कि यहाँ पे एक और 2 जोंग की एंट्री हुई है। वो कहता है कि यहाँ पे कौन 2 जोंग छिपा हुआ है। मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूंगा कि तुम हमारे मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो, वरना। तभी एक फिगर जियान के सामने अपेयर होती है। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहती है कि वरना क्या कर लोगे तुम। इस समय पूरे के पूरे
बैटल ग्राउंड के लोगों की आंखें बस उस फिगर पे टिकी हुई थी और वो इस चीज को देख के स्टन रह जाती है कि ये फिगर एक औरत थी और ये वुमन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पॉइजन सेक्ट में क्वीन मेडुसा के बदले हुए चेहरे को देख रखा था वो तो और भी ज्यादा शॉक में आ चुके थे। वो कहते हैं कि ये तो वही है जिसे सेक्ट लीडर ने एक वीआईपी गेस्ट के रूप में बुलाया था। वो इस वक्त इस अचंभे में थे कि ये एक दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट है, लेकिन जब वो अपने सरप्राइज एक्सप्रेशन से बाहर आते हैं तो उनके बीच में खुशी की लहर फैल जाती है, क्योंकि प्रोटेक्टेड टाई ने ऑलरेडी क्वीन मेडुसा को एक दोजोंग बोला था और स्पेस को डिस्टॉर्ट करने की पावर दोजोंग लेवल के फाइटर के नीचे की बात नहीं है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद सारे के सारे दो हुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स जानते थे। इस समय जो पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट काफी ज्यादा उदास हो चुके थे वो भी काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी की तरफ भी अब दो दोजोंग हैं तो पॉइजन सेक्ट की तरफ दो दोजोंग थे। और पिछला सेंटेंस बोलने में मेरी बैंड बज गई थी। इस समय क्वीन मेडुसा ने उस मिस्टीरियस बीस्ट स्किन का यूज किया था जिससे उसका घायल कर देने वाला चेहरा अब थोड़ा सा ऑर्डिनरी दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई थी। प्रोटेक्टेड टाई भी क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा गहराई से देख रहा था और वो ये सेंस कर पा रहा था कि क्वीन मेडुसा का ऑरा उससे बिल्कुल भी वीक नहीं है। वो कहता है लगता है तुम इस मैटर में इंटरवीन करने से पहले रुकने वाली नहीं हो। मेडुसा तो बस प्रोटेक्टेड टाई को अपनी आइज के कॉर्नर से देखती है, जिसके बाद हम उसकी लॉन्ग सोर्ड को उसके हाथ में अपीयर होते हुए देखते हैं। अब क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, इस वजह से वो अपनी ट्राइब की स्नेक शेप वाली सोर्ड को यूज नहीं कर रही थी। वो जियान से कहती है कि इसे मुझ पे छोड़ दो। काइलिन की ये बात सुनकर जियान हाँ बोल देता है। वो अपनी नजरों को टिकाता है सीधा शेशान पे, जो कि इस वक्त पूरे सदमे में जा चुका था। जियान कहता है कि तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना, एक बार मैं उस बंदे को फिनिश कर दूं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। जियान की ये बात सुन के क्वीन मेडुसा के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बंदे को नहीं भागने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आने का मेन मकसद इसे कैप्चर करना है। ये सुनने के बाद जियान प्रोटेक्टेड टाई को एक बार तीखी नजरों से देखता है। अब क्वीन मेडुसा का ऐसा एटीट्यूड देख के प्रोटेक्टेड टाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि लड़की तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है। अब भले ही तू एक दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट हो, लेकिन तू हमारे हॉल ऑफ सोल के आगे कुछ भी नहीं है। और अब क्योंकि तूने हमारे हॉल ऑफ सोल को ऑफेंड कर ही दिया है तो देखना तू फ्यूचर में इस बात को रिग्रेट कर रही होगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट्स को बस मौकने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? अब ये रिग्रेट वाले क्वेश्चन पे तो क्वीन मेडुसा बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती। और ये कहने के बाद काइलिन की पूरी बॉडी से एक बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा रिलीज होता है। हम उसके अराउंड स्पेस में काफी ज्यादा रिपल्स को क्रिएट होता हुआ देखते हैं। और ये पूरा का पूरा फिनोमेना क्वीन मेडुसा बस अपनी द्विकी से क्रिएट कर पा रही थी। इससे ये बात तो क्लियर हो ही जाती है कि क्वीन मेडुसा की पावर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच गई है। मेडुसा के ऑरे को फील करने के बाद हम प्रोटेक्टेड टाई की आंखों में किलिंग इंटेंट को देख सकते हैं। वो कहता है कि आज ये प्रोटेक्टर देखेगा तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट हो। और ये कहने के बाद वो अपनी हैंड सील्स को क्रिएट करने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी सारी की सारी चेन सब बाहर आ चुकी थी, जो कि एक ऑक्टोपस की तरह फड़फड़ा रही थी। हमें उनमें से क्लैंक क्लैंक की साउंड भी सुनाई देती है। अपनी हैंड सील को कंप्लीट करने के बाद प्रोटेक्टेड टाई इन चेन्स को मेडुसा की तरफ शूट कर देता है। खैर इस चीज को देख के मेडुसा के फेस पे कोई चेंज नहीं आया था। वो फटाक से अपनी लॉन्ग सोर्ड को आगे की तरफ पुश करती है, जिससे उसकी सोर्ड सीधा उस आती हुई चेन से टकरा जाती है और हम अगले मोमेंट में उस चेन को बहुत ज्यादा तेजी से वापस जाते हुए देखते हैं। इससे ये बात तो क्लियर हो ही गई थी कि इस लेवल का अटैक क्वीन मेडुसा को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। अब हालांकि ये तो एक शुरुआती एक्सचेंज था, लेकिन जब मेडुसा और प्रोटेक्टेड टाई की ये चेन्स और सोर्ड टकराई थी तो यहाँ पे काफी ज्यादा जोर से क्लैंक साउंड प्रोड्यूस हुआ था, जिससे हम उसके चारों तरफ एक रिपल को फैलते हुए देखते हैं। अब क्योंकि ऊपर एक दोजोंग लेवल की फाइट शुरू हो चुकी थी तो नीचे खड़े सारे के सारे एक्सपर्ट्स विड्रॉ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो किसी जपेटे में आ गए तो उन्हें वर्ड डेथ को लिखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टेड टाई और मेडुसा के बीच का ये एक्सचेंज शेवा यान ने भी देखा था और जब वो देखता है कि क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टेड टाई के अटैक को इतनी आसानी से डिफेंड कर लेती है तो उसका वो हैप्पी वाला एक्सप्रेशन अचानक से स्टिफ हो जाता है। वो अपनी नजर को लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ घुमाते हुए कहता है कि तभी मैं कहूँ तुम आज इतनी ज्यादा हवा में बातें क्यों कर रही हो? तो बात ये है कि तुमने एक हेल्पर को बुलाया है। ये सुन के शाओशियान कहती है कि तुम भी कुछ मुझसे अलग नहीं हो। वो कहती है कि शायद तुम्हारा आज हेवन भी साथ नहीं दे रहे हैं। ये सुन के शेवायान गुस्से में हंसने लगता है। वो अपनी स्टिक को हवा में स्लैम करते हुए कहता है इस बैटल में कौन जीतने वाला है इसे इतनी जल्दी डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम भी इतनी ज्यादा खुश मत हो। मुझे इतनी सालें हो गई प्रैक्टिस करते करते। आई डोंट बिलीव कि मैं एक यंग जनरेशन की वॉरियर को नहीं हरा सकता हूँ। और ये कहने के बाद उसके चेस्ट पे एक स्कॉर्पियन का टैटू अपीयर होता है, जो कि देखने में उस 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अगर ये चीज कहीं पे रियल में होती तो शायद आधे से ज्यादा लोगों की तो बस इसे देख के हालत खराब हो जाती। शाओशियान इस टैटू को देख के कहती है कि ब्लड डीमन स्कॉर्पियन एम्परर। इस टैटू को देखने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर का एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गया था। लिटिल फेई डॉक्टर का ऐसा एक्सप्रेशन देख के शेवायान हंसते हुए कहता है कि जब मैंने दोजोंग में ब्रेक थ्रू किया था तो लकीली मुझे ये इंजर्ड स्कॉर्पियन बीस्ट मिला था, जो कि उस समय खुद भी दोजोंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला था। फिर काफी ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद मैं उसका काम तमाम कर पाया था, जिसके बाद मैंने उसके ब्लड और फ्लैश को रिफाइन किया और मैंने उसकी स्पिरिट को अपनी बॉडी में सील कर दिया है। अब पिछले काफी सालों से मैं इसे रिफाइन करता आया हूँ। चलो आज तुम वो पहली इंसान बनोगी जो इसकी पावर को विटनेस करोगी। वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगता है। हम उस टैटू को उसके चेस्ट पे विगल करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो फाइनली टैटू उसकी बॉडी में
समा जाता है और हम देखते हैं शेवायान का ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो शेवायान नहीं बल्कि गेंडा स्वामी बन चुका था और उसके हाथ पैर बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड लग रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसके बैक से एक बोन को निकलते हुए देखते हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होकर दो पिंसर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और अब शेवायान आधा इंसान और आधा स्कॉर्पियन लग रहा था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी अब खून में नहा चुकी थी और उसका ऑरा बहुत ज्यादा ब्रूटल और क्रूअल हो गया था। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। शेवायान अपने रेड पिंसर्स को लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ पॉइंट करके कहता है, स्काई पॉइजन वुमन, आज तुम मेरी पहली सैक्रिफाइस बनोगी जिससे मैं अपनी इस ब्लड स्प्रिट स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लूंगा। इस समय शेवायान का फेस पूरी तरीके से सैवेजनेस से भर चुका था और शायद इस की मेथड की वजह से उसकी आवाज भी हिसिंग टोन में आ रही थी। शेवायान की ये ट्रांसफॉर्मेशन कई लोगों की नजरों को अट्रैक्ट करती है और शेवायान की ऐसी अपीयरेंस देख के लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि अब वो ना इंसान लग रहा था ना ही स्कॉर्पियन। अब इतनी खतरनाक ऑरे को फील करके पॉइजन सेप्ट के कई वीक कल्टिवेटर्स के चेहरे बिल्कुल व्हाइट बढ़ चुके थे। जियान अपने स्ट्रॉन्ग परसेप्शन की वजह से इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहले जज कर पा रहा था। वो कहता है कि इस बंदी का ऑरा तो अभी पीक ऑफ 5 स्टार डोजोंग पे पहुंच रहा है और इस समय लिटिल फेई डॉक्टर के ऑरे को ये पूरी तरीके से सरपास कर चुका है। जियान को शाओशियान की सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो कहता है कि मुझे लिटिल फेई डॉक्टर की हेल्प बहुत जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वो इस बीस्ट को शायद अकेले नहीं संभाल पाएगी। वो शाओशियान की हेल्प करने के लिए बस जाने ही वाला था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और अब तो हम सबको मालूम पड़ गया था कि ये आवाज शेशान की थी। वो कहता है कि लड़के तू पहले अपनी सिचुएशन को देख ले तब वहाँ पे जाना। अब क्योंकि ये शेशान जियान को लिटिल फेई डॉक्टर की हेल्प करने से रोक रहा था, इस वजह से जियान एकदम आग बबूला हो जाता है। वो फटाक से अपनी हैवी जोन रूलर को बाहर निकाल के शेशान की तरफ शूट हो जाता है। इस समय जियान इतना ज्यादा खूंखार लग रहा था कि शेशान तो बिल्कुल डल स्टेट में चला गया था। अब जब शेशान और जियान के बीच की ये फाइट शुरू होती है तब तक शेवायान ने लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर दिया था। बैटल फील्ड में सभी लोग शेवायान को लिटिल फेई डॉक्टर के सामने अचानक से अपीयर होता हुआ देखते हैं और वो अपने पिंसर से लिटिल फेई डॉक्टर के वेस्ट पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे हमारी शाओशियान भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो अपने बड़े से नाखूनों से शेवायान के ऊपर भी हमला कर देती है और जब लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रे कलर के नाखून उसके पिंसर से टकराते हैं तो हम वहाँ पे क्लियरली स्पार्क्स को क्रिएट होता हुआ देखते हैं। ये देख के शेवायान हंसने लगता है। वो अपने इस पिंसर अटैक को स्ट्रेंज तरीके से ट्विस्ट कर देता है। उसके बाद हमें सुनाई देता है एक क्लैंपिंग साउंड। जब हम इस मेटेलिक साउंड पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करते हैं तो यहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर का एक फिंगर नेल टूट गया था। इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा तेजी से विड्रॉ करना पड़ता है। वो क्लियरली इस एक्सचेंज में डिसएडवांटेज में रही थी। लेकिन दूसरी तरफ शेवायान लिटिल फेई डॉक्टर को देख के अपनी बत्तीसी दिखा रहा था। लिटिल फेई डॉक्टर सबसे पहले तो अपने टूटे हुए नाखून को देखती है, जिसके बाद उसकी नजर थोड़ी देर के लिए शेवायान पे पॉज होती है और जिसके बाद लिटिल फेई डॉक्टर अपनी फिंगर को अपने मुंह के पास ले जाती है और जब वो अपनी उंगली को बाइट करती है तो हम थोड़े से ब्लड को निकलते हुए देखते हैं और फाइनली वो अपनी इस खून से रंगी हुई उंगली को अपने फोरहेड पे ले जाती है और हम देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर को एक स्ट्रेंज सील बनाते हुए और अचानक ही हम लिटिल फेई डॉक्टर की ग्रेश आईज में थोड़ा सा अनयूजुअल ग्लो को देख सकते हैं और इसके बाद हम उसकी दोनों आंखों को रोटेट होता हुआ देखते हैं जिसमें उसकी लेफ्ट वाली आई पूरी तरीके से ग्रे हो चुकी थी और राइट साइड वाली पर्पल। वो शेवायान की तरफ देख के एक स्माइल के साथ कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी वोफल पॉइजन बॉडी को रिलीज करने के लिए मजबूर कर दिया है और मेरे हाथों से मरना तुम्हारे स्टेटस के लिए अच्छी बात है। अब आगे लिटिल फेई डॉक्टर इसकी कैसे बैंड बजाएगी ये हमें मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि तुम्हारे भाई का भी जबड़ा दुखने लगा इतना बोल बोल के। इस वजह से तुम फटाक से इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिखना मत भूलना और अगर तुमने अभी तक पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक छोड़ दूंगा मैं राइट साइड में, उसे क्लिक करके तुम इसे इजीली देख सकते हो। तो फिर हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए जय श्री राम।